इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी तीन शब्द हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इलेक्ट्रिकल चार्जेस बॉडी में या सेलुलर कोई भी फंक्शन होते हैं, खासकर मूवमेंट के, वो इलेक्ट्रिकली चार्जेस पर डिपेंड है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस को उत्पन्न करते हैं उन्हें इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उन पर इलेक्ट्रिकल फंक्शंस डिपेंड होते हैं। इलेक्ट्रिकल फंक्शन क्या है बॉडी में? इलेक्ट्रिकल फंक्शन है मसल्स को मूव कराना। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी बॉडी में, जो इलेक्ट्रिसिटी बाहर है, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी बॉडी में भी होती है। अगर ये ना हो तो मस्कुलर मूवमेंट आप नहीं करा सकते। जो न्यूरॉन्स के अपने कंडक्शन है वो ट्रांसफर नहीं हो, तो हार्ट रेगुलर मूव करता रहता है। जो हार्ट का मसल है वो रेगुलर मूव करता रहता है। उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी 1 मिनट भी हम लोग कट नहीं कर सकते। तो ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है, ये इलेक्ट्रिकल चार्ज कार्डिया का है। जो ये ईसीजी की बात हो रही है, ये इलेक्ट्रिकल चार्ज जो ये दौड़ता है लाइटिंग का, इसको इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है ये कार्डिया का है, हार्ट का है, और ये ग्राफिकली प्रेजेंट होता है एक पेपर पे। जैसे अगर इसको हम लोग एक इलेक्ट्रिकल चार्ज कहें तो ये अगर एक पेपर पे होता तो ये एक पेपर पे लिख दिया गया। ग्राफिकली मतलब, ग्राफ मतलब होता है चित्र बनाना, ग्राफ मतलब होता है तस्वीर, चित्र। तो जो ग्राफ में लिख जाए, जो चित्र में बदल जाए, उस इलेक्ट्रिसिटी की, उस इलेक्ट्रिकल चार्जेस को हम लोग इलेक्ट्रो, और अगर वो कार्डिया का है तो हम लोग कार्डियोग्राफी कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो करंट दिल के अंदर दौड़ता है, हार्ट के अंदर दौड़ता है, कार्डिया के अंदर दौड़ता है, उस करंट को, उस करंट के दौड़ने के तरीके को, या लाइट है या नहीं है, इन सारे पोजीशंस या सिचुएशन को जो एक पेपर पर लिखकर आ जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ईसीजी। समझ में आ रहा है? ईसीजी क्या है? ईसीजी है जैसे किसी रूम में कोई वायरिंग होती है केबल की। अब अगर इस स्विच बोर्ड पे, यहाँ एक स्विच बोर्ड है और यहाँ एक बल्ब है और यहाँ से यहाँ तक वायरिंग है। अब यहाँ से यहाँ तक के वायरिंग में करंट दौड़ता होगा तभी यहाँ बल्ब जलता है। ये जो करंट यहाँ से यहाँ आ रहा है, इसके दौड़ने को और इसके आने को, या इसकी स्पीड को, या इसके वोल्ट को, ये सब कुछ अगर इमेजिनरी किसी पेपर पे हम लोग लिख पाते कि कितने वोल्ट से आ रहा है, कितने स्पीड से आ रहा है, कहीं बीच में रुक तो नहीं रहा है। जैसे मान लो एक स्पीड है कि यहाँ से करंट चला और ऐसे एक स्पीड में यहाँ आया, सीधा आकर यहाँ पहुंचा, तो इसको हम लोग एक पेपर, हमने कहा कि ये एक पेपर पे आ रहा है, तो ये एक पेपर पे हो गया कि एक पेपर पे एक लाइन अच्छी से लिख कर आ गई। लेकिन अगर यही सेम करंट यहाँ आया और लाइट चली गई तो वहीं रुक गया। अब जो पेपर होगा, अगर लाइट चली गई तो पेपर होगा, तो जहां लाइट चली जाएगी वहीं लाइन रुक जाएगी, बाकी ब्लैंक पड़ा रहेगा। जब लाइट आएगी तब फिर से शुरू होगा। तो ये क्या है? ये राइटिंग है, ये एक भाषा है। जो ईसीजी है वो एक भाषा है, एक राइटिंग है। जैसे आप अगर
तमिल लैंग्वेज नहीं समझते हैं और आपके सामने तमिल लिखा हो तो आपका मतलब, उसका मतलब कुछ नहीं है। अगर कोई इंग्लिश नहीं जानता है कि ABCD क्या है, और मैं इमेजिनरी कोई भी शब्द ऐसे बना दूं कि, और मैं कह दूं ये जापानी लैंग्वेज है, तो आप इसको पढ़ नहीं सकते ये क्या है। लेकिन हो सकता है कि किसी लैंग्वेज के कोई वर्ड्स हों। दुनिया में बहुत सारे लैंग्वेज हैं। तो ऐसे ही ECG भी एक भाषा है जो एक पेपर पर लिखा होता है, और वो भाषा, वो शब्द क्या इंडिकेट करते हैं, हार्ट के अंदर के इलेक्ट्रिसिटी को, कार्डिया के अंदर के इलेक्ट्रिसिटी को, जो ग्राफ पर लिखा हुआ है। समझ में आया ECG क्या है? तो इसकी भाषा को हम लोग सीखते हैं कि इसके जो अक्षर बनते हैं, जो टेढ़े मेढ़े लाइन बनते हैं, ये कौन से अक्षर हैं। जैसे जब हम लोग बचपन में शुरू करते हैं तो हमें हिंदी भी नहीं पता होती, फिर कोई हमें सिखाता है कि एक लाइन ऐसे बनाओ, फिर एक लाइन ऐसे बनाओ, फिर एक सीधा करो, फिर एक ऐसे करो, फिर एक ऐसे करो, तब हमें जाके महीनों बाद पता चलता है, महीनों बाद जाकर हम लोगों को पता चलता है कि ये तो आ है। उससे पहले हमें नहीं पता होता कि ये क्या है। या किसी भी अनपढ़ आदमी को जो बिल्कुल नहीं जानता है, उसके सामने ऐसी चीजें लिख दोगे तो उसका मतलब कुछ नहीं है। या आपके सामने कोई आए, कुछ ऐसा लिख दे, वो कहे ये तो जापानी वर्ड है, तो आपके लिए तो मतलब ये नथिंग है, आपके लिए तो एक स्क्वायर है। तो ऐसे ही ECG लैंग्वेज पे जितनी भी लाइंस होती हैं, ये सब एक एक अक्षर हैं, भाषा है। इस भाषा को सीखना होता है। आप ये समझें कि एक लैंग्वेज नहीं सीखने जा रहे हैं, और ये लैंग्वेज कौन बोलता है? हार्ट की मसल्स। जैसे तमिल है लैंग्वेज, तो तमिलियंस बोलते हैं। इंग्लिश है तो इंग्लिश कम्युनिटी के लोग बोलते हैं, उनसे हम लोग सीखते हैं और फिर हम उनके जैसा बोलते हैं, हम समझ जाते हैं। वैसे ही हार्ट की मसल है, वो एक लैंग्वेज बोलती हैं जो ग्राफ पर लिख कर आता है, और उस लैंग्वेज को जब हम सीख जाते हैं तो हम उसकी आवाज़ को या उसके कंडीशन को पढ़कर समझ जाते हैं कि हार्ट क्या कहना चाह रहा है। तो आसान भाषा में हम क्या है, ECG क्या है? एक लैंग्वेज है जो लिखा होता है, और उस लिखे होने को हम लोग पहचानते हैं कि क्या लिखा है। ओके, तो शुरू करते हैं इस भाषा के बारे में कि ये भाषा कैसे सीखी जाए। तो तुम लोग दिमाग में बैठा सकते हो, जैसे शुरू से हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं, हिंदी पढ़ना सीखते हैं, वैसे ही ECG की एक भाषा है जिस भाषा को हम लोग सीखेंगे। एक के बाद एक हम लोग बेसिक सीखते जाएंगे, और ECG हाउ की जो लैंग्वेज है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बेसिकली कहाँ से बनती है, कैसे बनते हैं वर्ड्स, कैसे लाइंस बनती हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। पैथोलॉजिकल ECG हम लोग सीखेंगे, ECG फिजियोलॉजिकली नॉर्मल लैंग्वेज क्या है, उसके बाद पैथोलॉजिकल ECG डिजीज़ वाइज हम लोग सीखते जाएंगे। वैसे जब पूरा लेक्चर ख़त्म होगा तो खुद ही इमेजिन करोगे कि हर डिजीज़ में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए। जैसे एक्सरे में इमेजिन कर सकते हो पूरा लेक्चर ठीक से पढ़ने के बाद, वैसे यहाँ भी दिमाग चलेगा। बात करते हैं कार्डियोसाइट की। हम लोग उसकी बात करेंगे सबसे पहले जो इस भाषा को बोलता है, ECG की भाषा को। तो ECG की भाषा को कौन बोलता है? कार्डियक मसल। और कार्डियक मसल किससे बनता है? कार्डियोसाइट से, कार्डियक सेल से। तो बात करते हैं कार्डियोसाइट की। एक कार्डियोसाइट मैं दिखाना चाहूंगा, ये एक कार्डियोसाइट हो गया, ये दूसरा नंबर का कार्डियोसाइट हो गया, ये तीसरा नंबर का कार्डियोसाइट हो गया,
ये 3 कार्डियोसाइट हो गए। अब 3 कार्डियोसाइट में ये कार्डियोसाइट हो गया, मतलब सेल हो गए, ये मेम्ब्रेन हो गया, ये मेम्ब्रेन हो गया, ये इनसाइड एटमॉस्फेयर हो गया, आउटसाइड एटमॉस्फेयर हो गया, एक्सटर्नल और इंटरनल एटमॉस्फेयर हो गया, इंटरनल एरिया और एक्सटर्नल एरिया। लाइट आ रही है क्या बोर्ड पे? ठीक है, तो ये इंटरनल एरिया हो गया और ये एक्सटर्नल एरिया हो गया। होता क्या है कि कार्डियक जो मसल्स हैं ये सिस्टोल और डायस्टोल 2 कंडीशन इनको बार बार करना पड़ता है, 2 फंक्शन है इनको बार बार करना पड़ता है। और ये जो सिस्टोल और डायस्टोल फंक्शन है ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट्स पे, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम पे, इलेक्ट्रिसिटी पे। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फंक्शन करता है थोड़ा सा हम लोग ये डिस्कस करेंगे। इनसाइड जो इनर एटमॉस्फेयर है, यहां ज्यादा क्या होता है, सोडियम या पोटेशियम? इनसाइड ऑफ द सेल ज्यादा क्या होता है, पोटेशियम। तो इनसाइड ज्यादा पोटेशियम होता है और आउटसाइड ज्यादा सोडियम होता है। नॉर्मली सेल्स, ये जो सेल हैं ये यहाँ ना सिस्टोल हो रहा है ना डायस्टोल हो रहा है, ये सेल्स कुछ नहीं कर रहे हैं, साइलेंट है। इसको हम लोग कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब जो मेम्ब्रेन है वो रेस्ट पर है। पोटेंशियल मतलब जो शक्ति, पोटेंसी, वीर्य जिसको कहा जाता है, शक्ति, वो जो पोटेंसी है वो इसमें कुछ अभी नहीं है, ये रेस्टिंग मोड पे है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो जब कुछ नहीं हो रहा होता है तब इसको हम लोग कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या कहते हैं? आरएमपी, आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। लेकिन एक वक्त आता है, और ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है कि जो सोडियम आउटसाइड है वो सोडियम आउटसाइड ज्यादा हो और पोटेशियम जो इनसाइड है वो पोटेशियम इनसाइड ज्यादा हो। ना तो सोडियम की एंट्री इनसाइड हो और ना पोटेशियम का आउटफ्लक्स हो, जो इलेक्ट्रोलाइट जहां जैसे वहां वैसे ही बैठे रहे, वो साथ ना आ पाए, तो उसको कहा जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। फिर जब सिस्टोल शुरू होना होता है तो अगर हम लोग इस सेल को एक स्टिमुलस दें, स्टिमुलस मतलब वेगस स्टिमुलस सप्लाई, तो ये सेल कॉन्ट्रैक्शन, 2-3 शब्द हैं, एक तो है कॉन्ट्रैक्शन, एक सिस्टोल, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियक सिस्टोल, ये दोनों सेम हैं। तो अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन बोलूं तो सिस्टोल, क्योंकि सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो अगर ये सेल्स और जब यहां से वेगस का स्टिमुलस आता है तब ये सेल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसको हम लोग सिस्टोल कहते हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है इसको हम लोग यहाँ इस टॉपिक में या ईसीजी की लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं डीपोलराइजेशन, या हम लोग नर्वस सिस्टम में भी डीपोलराइजेशन कहते हैं कि जब भी पोलैरिटी खत्म होती है, पोलैरिटी मतलब खाली स्थान, रिक्त स्थान, पोलर होना, तो अभी ये रिक्त स्थान है, लेकिन अगर यहां से बहुत सारे सोडियम यहां डाले जाएं तो ये रिक्त स्थान भर जाएगा। तो ये जो पोलर है, ये जो पोलर है ये डी हो जाएगा, ये डी पोलर हो जाएगा, ये डी एक्टिव हो जाएगा।
पोलैरिटी डीएक्टिव हो जाएगी तो उसको डीएक्टिविटी कही जाती है। तो जो पोलैरिटी है वो खत्म हो जाए तो उसको हम लोग डीपोलैरिटी कहते हैं, डीपोलराइजेशन। अब पोलैरिटी जो इंटरनल रिक्त स्थान है वो कैसे गया, बाहर से बहुत सारा सोडियम अंदर आ गया, और सोडियम क्या है, पॉजिटिव आयन जो इलेक्ट्रिसिटी तैयार करता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, सबसे एक्टिव मॉलिक्यूल है बॉडी के लिए, पॉजिटिव आयन है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। तो बाहर से अगर ज़्यादा सोडियम अंदर आना शुरू हो जाए, तो जब तक सोडियम बाहर था तब तक सेल्यूलर फंक्शन नहीं हो रहे थे, सेल्स के पास इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी, सेल के पास करंट ही नहीं था। लेकिन जब सोडियम अंदर आ गया तो सेल के पास बहुत सारा करंट मिल गया, जो सेल रिक्त स्थान था अंदर की जो पोलैरिटी थी वो डी हो गई, वो गायब हो गई, वो डीपोलराइजेशन हो गया। तो जब सेल्स अंदर से बाहर से सोडियम अंदर आ गया तो ये डीपोलर हो जाते हैं और इनके पास बहुत सारा करंट हो जाता है, और तब ये अपने आप को फंक्शनाइज कर सकते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए पावर की ज़रूरत होती है। आपको अपना हाथ भी सिकोड़ना है तो आपको पावर की ज़रूरत है। अगर आपको रात भर में 20 डायरिया हो जाए, 25 डायरिया हो जाए, तो शायद आप अपना हाथ भी ठीक से नहीं सिकोड़ सकते। ये बात जानते हैं? कभी ऐसा हुआ है लाइफ में कि अपने हाथ पे कंट्रोल ना रह जाए, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए? या कभी पेशेंट्स देखे हो ऐसे, अपने मसल्स पे कंट्रोल ना रह जाए, खड़े ना हो सके, गिर जाएं? ऐसे कंडीशंस होते हैं जब मैस्कुलर इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत होती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। कॉन्ट्रैक्शन एक फंक्शन है, पावर की ज़रूरत होती है। अब है क्या कि जब सोडियम बाहर से अंदर आता है तब ये कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं, और उसको हम लोग कहते हैं डीपोलराइजेशन। उसको हम लोग कहते हैं डीपोलराइजेशन। तो ये जो आरएमपी है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये सोडियम से डीपोलर हो जाता है, डीपोलराइज हो जाता है, और धीरे धीरे जो ये मैं ग्राफ आपको दिखाता हूं, सिंपल ग्राफ है कि क्या है डीपोलराइजेशन और कैसे ये सब खत्म होता है। जो कार्डिया का आरएमपी है, जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर कार्डियक सेल होते हैं, तो अगर ये करंट है तो इनका वोल्ट भी होता होगा। जैसे हम लोग मानते हैं कि कोई बल्ब होता है 5 वोल्ट का, कोई 10 वोल्ट का, ऐसे इनमें भी करंट है। इनको हम लोग मिली वोल्ट से नापते हैं। किससे नापते हैं? मिली वोल्ट से नापते हैं कि कितना करंट है, कितने मिली वोल्ट है। तो जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर कार्डियक सेल्स होते हैं तब इनके अंदर जो करंट होता है वो होता है -90 मिली वोल्ट करंट। कितना होता है? माइनस कितना होता है भाई? -90 मिली वोल्ट जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर। मतलब क्या है कि यहां कोई भी स्टिमुलस नहीं है, कार्डिया साइलेंट है, बिल्कुल कोई भी फंक्शन नहीं हो रहा, तो यहां माइनस मिली वोल्ट करंट है, माइनस मिली वोल्ट। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब माइनस मिली वोल्ट करंट। लेकिन जब आप यहां स्टिमुलस देते हैं, तो जब स्टिमुलस देते हैं तो सोडियम की एंट्री होनी शुरू हो जाती है, सोडियम की एंट्री होनी शुरू हो जाती है, और ये धीरे धीरे फिर इनकी जो इनका -90 है ये कम होना शुरू होता है, -80। जितना सोडियम आता जाएगा उतना माइनस कम होता चला जाएगा, क्योंकि ये अभी माइनस में है करंट के मामले में। तो पहले तो माइनस कंप्लीट हो, फिर थ्रेशोल्ड आएगा,
पहले माइनस कंप्लीट हो, फिर एक नंबर आएगा जहां पर माइनस और प्लस कुछ भी नहीं होगा, फिर अगर सोडियम आता चला जाएगा तो प्लस में होना शुरू होगा। जैसे एक ग्लास है, ये ग्लास है, अब इसमें अभी खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, और इसको नीचे से मान लो पंक्चर कर दिया जाए तो इसके अंदर जो भी थोड़ा बहुत था वो भी चला गया है, तो ये माइनस में है, अभी खर्च हो गया, सब कुछ माइनस में है। अब अगर ऊपर से डाला जाएगा कुछ और नीचे एक कंटेनर और है, ये माइनस में है, जब आप ऊपर से कुछ डालोगे तो पहले तो ये माइनस वाला आप भरोगे, ये माइनस वाला भर जाएगा। जब माइनस भर जाएगा तो एक पॉइंट आएगा जहां पर माइनस और प्लस कुछ भी नहीं होगा, ना तो माइनस में होगा ना प्लस में होगा, जीरो होगा। फिर उसके बाद भी जब आप डालते चले जाओगे, यहाँ मान लो ये सोडियम ही है, जब इसके बाद भी आप सोडियम डालते चले जाओगे तब ये प्लस में होना आना शुरू होगा, तब ये प्लस में आना शुरू होगा।